नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी खबरों की जानकारी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से सीधे आप तक पहुंचाते हैं। रुक करेंगे हम खबरों की ओर। भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी किया है और क्या कुछ खास है इस संकल्प पत्र में, बता रहे हमारे सहयोगी बीएस गुलियानी। चुनावी माहौल पूरे जोरों पर है। सभी पार्टियों के प्रत्याशी पूरे दमखम के साथ चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। इतना ही नहीं, जनता को लुभावने वादे करने के लिए एक बार फिर सभी पार्टियों का मैनिफेस्टो जो है वो आने का इंतज़ार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया, जिसमें काफ़ी जनता के साथ वादे किए गए। इन वादों में मुख्य तौर पर जो है महिलाओं को एक बार फिर से वित्तीय मदद देने की भी बात कही गई है। यहाँ तक कि जो गैस सिलेंडर है वो भी 500 रुपये प्रति सिलेंडर के हिसाब से देने की बात कही गई है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, कृष्ण पाल गुर्जर व कई बड़े नेता जो थे वो मौजूद रहे। उसके बाद ये संकल्प पत्र जारी किया गया। संकल्प पत्र में उत्तरी हरियाणा में एक बड़ा अरावली सफारी बनाने का जो वादा किया गया है, तो ये तमाम जो जानकारी है संकल्प पत्र के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी ने मतदाताओं के साथ साझी की है। बीएस गुलियानी, इंडिया वॉइस, अंबाला। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने जनसभा को संबोधित किया। वहां पर क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी शुभम बोगल। मोदी जी ने श्रीनगर में आज एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया। आपको बताते चले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब जनता को संबोधित कर रहे थे, उन्होंने अपने अल्फाजों में साफ तौर पर कहा कि जम्मू कश्मीर की चिंता जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को है। साथ ही साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस और पीडीपी पर निशाना साधते हुए जो है वो साफ तौर पर प्रधानमंत्री जी ने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है ये सिर्फ और सिर्फ जम्मू कश्मीर के युवाओं के लिए कभी भी अच्छे दिन जो है वो नहीं चाहती। इसी के बाद वहां पर लगातार एक बड़ी जनसभा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने संबोधित किया। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ शुभम बोगल, इंडिया वॉइस, जम्मू कश्मीर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्यापुर के मिल्कीपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने, बता रहे हमारे सहयोगी विनय मिश्रा। मंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा में दौरा था। वो निर्धारित समय 10:40 निर्धारित था, लेकिन वो 1 घंटे देर यहाँ मिल्कीपुर जनसभा में पहुंचे हैं। और जनसभा में पहुंचने के बाद वहाँ भारी मात्रा में भीड़ देखने को मिली है और 1008 लाख करोड़ रुपए की परियोजना का उद्घाटन एवं लोकार्पण का कार्यक्रम था। और यहाँ पे जो प्रत्याशी थे उनकी भीड़ लाने की संख्या की होड़ लगी हुई थी कि सभी प्रत्याशी जो ज्यादा से ज्यादा संख्या में लेकर के अपने दम को यहाँ पे दिखा रहे थे कि भारी संख्या में यहाँ पे लोगों ने भीड़ लाई है। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है मुलायम सिंह द्वारा जो है यहाँ पे गोली चलाने का भी जिक्र अपने भाषण में किया है कि उन्होंने खून की नदियां बहा दी थी। आज यहाँ अयोध्या में जो है विकास की गंगा बह रही है। और दीप उत्सव को लेकर के भी उन्होंने कहा कि ये दीप उत्सव का कार्यक्रम जो है 2 ही लोगों को खटकता था। इस तरीके से जो दीप उत्सव का कार्यक्रम है अब वो जो विश्व कीर्तिमान में स्थापित हो रहा है। तो इस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो है साफ तौर पे कहा है कि जो गुंडा माफिया थे उनके खिलाफ यहाँ पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो रही है। प्रत्याशियों को लेकर के भी उन्होंने जल्द ही घोषणा करने की बात कही है। अभी ये देखने वाला होगा कि मिल्कीपुर का जो उपचुनाव है उसमें एक प्रत्याशी की घोषणा कब करते हैं। सहयोगी रमेश पांडे के साथ विनय मिश्रा, इंडिया वॉइस, अयोध्या। तो समाजवादी पार्टी के सर्वेसर्वा अखिलेश यादव ने लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। क्या कुछ कहा अखिलेश यादव ने, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। अखिलेश यादव ने आज भेड़िया आतंक के पीड़ितों से मुलाकात किया। मुलाकात के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर योगी सरकार और एसटीएफ पर बड़ा हमला बोला। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने में योगी सरकार पूरी तरह से नाकाम है। उसे ठोको नीति के साथ एसटीएफ को लगाना चाहिए।
माफिया और मठाधीश वाले बयान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि उन्होंने कभी भी किसी सन्यासी साधु के बारे में अपशब्द नहीं बोले हैं। जो क्रोध करता है वह योगी नहीं हो सकता है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह भी कह डाला कि योगी और उनके चेहरों को देखा जाए तो साफ नजर आएगा कि माफिया कौन है। सपा विधायक जाहिद बेग मामले पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यह कहा कि इसमें सरकार हिंदू मुस्लिम का एंगल देना चाहिए। फिलहाल ताबड़तोड़ हमले कर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने साफ तौर पर दावा किया कि अब बीजेपी सरकार की विदाई तय है। फिलहाल जिस तरह से सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने दावे किए हैं, इन दावों में कितनी सच्चाई है यह आने वाला समय बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। तो वहीं लखनऊ में बसपा प्रमुख मायावती ने पदाधिकारियों के साथ अहम बैठक की है। क्या कुछ हुआ इस बैठक में, बता रहे हमारे सहयोगी आसिफ। बसपा प्रमुख मायावती ने आज उपचुनाव को लेकर पदाधिकारियों के साथ एक अहम बैठक किया। बैठक में निष्क्रिय पदाधिकारियों को बसपा प्रमुख मायावती ने चेतावनी दिया, तो वहीं अच्छा काम करने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं को शाबाशी भी दी। बसपा प्रमुख मायावती ने कहा कि सभी कार्यकर्ता और नेता पूरे जी जान से जुट जाएं, जिससे बसपा का परचम एक बार फिर से लहराया जा सके। बसपा प्रमुख मायावती ने यह भी निर्देश दिया कि उनके जो भी कार्यकर्ता हैं आम लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुने और साथ ही साथ बसपा के मूवमेंट के बारे में लोगों को जरूर बताएं, क्योंकि आरक्षण मुद्दे पर कहीं न कहीं सरकार और विपक्ष लगातार साजिश कर रहे हैं। इस पर सभी को सचेत रहना चाहिए। बैठक में बसपा प्रमुख मायावती ने 11 अगस्त को हुई मीटिंग की रिपोर्ट भी ली। सिलसिलेवार कार्यकर्ताओं से हार के कारणों की समीक्षा किया और साथ ही साथ कार्यकर्ताओं को खुश भी किया। इस मौके पर बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस और बीजेपी पर आरक्षण को लेकर बड़ा हमला बोला। कहा कि इनसे उनके कार्यकर्ता और जनता, साथ ही साथ दल समुदाय के लोग सचेत रहें। फिलहाल बसपा प्रमुख मायावती इस तरह से उपचुनाव को लेकर एक्टिव हैं और अपना जनाधार बढ़ाने के लिए अपने नेताओं के साथ बैठक कर रही हैं, रणनीति बना रही हैं। ऐसे में उपचुनाव में उन्हें कितनी सफलता मिलती है यह समय बताएगा। सहयोगी इसरार के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस, लखनऊ। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर गए हैं और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी अवनीश मणि त्रिपाठी। सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज का गोरखपुर में 3 दिवसीय दौरा। आज दौरे के पहले दिन जो है गोरखपुर के मुखिया पहुंचे रामगढ़ ताल। हम आपको बता दें कि गोरखपुर के मनी ड्राइव पर मिलेगी उत्तर भारत के पहले प्लेटिंग रेस्टोरेंट का लुक। गोरखपुर के लोग और पर्यटक उठा सकते हैं। हम आपको बता दें कि रामगढ़ ताल में बने फ्लोटिंग रेस्टोरेंट ने आज करीब 3 बजे सीएम योगी आदित्यनाथ महाराज ने किया उद्घाटन। अब गोरखपुर में पर्यटकों की मांग बढ़ेगी और पर्यटक यहाँ पे घूमने आएंगे। ग्रीनवुड अपार्टमेंट के रामगढ़ ताल समीप लगभग 5 एकड़ से ऊपर भूमि पे ये बनाया जा रहा है। 3,74,000 की ये परियोजना है। हम आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट के 3 BHK और 300 तथा 300 के 4 BHK यहाँ पे अपार्टमेंट बनाए गए। 179 फ्लैट भी बने हैं और इस अपार्टमेंट का निर्माण जो है जुलाई 2027 तक संपन्न हो जाएगा। रात्रि विश्राम गोरखनाथ के मुखिया करेंगे, सुबह जनता दर्शन। गोरखपुर, अवनीश मणि, इंडिया वॉइस।
तो वहीं नगर निगम द्वारा हाल ही में डोर टू डोर कूड़ा उठाने के चार्ज को लेकर बदलाव किया गया है और क्या कुछ पूरा मामला है, खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी धनराज गर्ग। उत्तराखंड के अंदर लगातार गैस की किल्लत कहीं ना कहीं लोगों की सिरदर्द बनती हुई नजर आ रही है, लेकिन वहीं राजधानी देहरादून की बात करें तो इस किल्लत को दूर करने के लिए अब जो जिला पूर्ति अधिकारी हैं उन्होंने दो टूक कहा है कि जो कालाबाजारी करते हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं कालाबाजारी के चलते जो गैस की किल्लत पूरे उत्तराखंड के अंदर ही नहीं बल्कि राजधानी देहरादून के अंदर भी देखने को मिलती है। उससे अब निजात किस तरीके से मिले, इसके लिए जो नवनियुक्त जिला पूर्ति अधिकारी पहुंचे हैं के अग्रवाल, उन्होंने साफ तौर पर हमसे कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों पर वो बड़ी कार्रवाई करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि लगातार हम देखते हैं कि बाजारों के अंदर भी जो व्यवसायिक काम कर रहे हैं वो भी छोटे सिलेंडर यानी कि घरेलू सिलेंडर लगाकर कार्य करते हैं और जिसके कारण कहीं ना कहीं घरेलू गैस की समस्या लगातार देखने को मिलती है। लेकिन वहीं उन्होंने बताया कि पिछले हफ्ते ही उन्होंने 50 सिलेंडर मार्केट से जब्त किए हैं और कई जगहों पर इस तरह का अभियान भी चलाया है कि जो कि गैस की कालाबाजारी करते हैं उन लोगों पर कार्रवाई भी की गई है। वहीं उनकी तरफ से अब ये भी निर्देश जारी किए गए हैं कि यदि कोई भी कालाबाजारी करता हुआ नजर आता है तो वो उनसे संपर्क कर सकता है, उनके विभाग से संपर्क कर सकता है और उनको उसकी शिकायत कर सकता है। और इसके साथ ही उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से कहीं ना कहीं जनता से अपील भी की है कि जनता को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि जब घरेलू सिलेंडरों में गैस कम होती है और वो उनके घरों तक पहुंचते हैं तो कहीं ना कहीं उनको भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा कि यदि उनके सिलेंडर में गैस कम है तो उनको उसकी शिकायत करनी होगी और उसके लिए आगे आना होगा, तभी इस कालाबाजारी को रोका जा सकता है। लेकिन अब देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से जो कालाबाजारी है गैस की वो किस तरीके से रुकती है, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कहीं ना कहीं जनता उनको बताएगी तभी वो उस पर कार्रवाई कर सकते हैं और उसके लिए वो तैयार हैं। और उन्होंने दो टूक ये कहा है कि कहीं ना कहीं ऐसे लोगों से को बख्शा नहीं जाएगा जो इस तरीके से गैस की कालाबाजारी करते हुए नजर आएंगे। धनराज गर्ग, इंडिया वॉइस, देहरादून। तो वहीं बिजनौर में सिख समाज के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया है, लेकिन क्यों प्रदर्शन किया है, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी जाहिर अहमद। अभी हाल ही में कांग्रेस सांसद राहुल गांधी द्वारा अमेरिका में सिख समाज के लोगों के ऊपर एक बयान को लेकर अब बिजनौर जिले के सिख समाज में आक्रोश उत्पन्न हो गया है। आज सिख समाज के दर्जनों लोग इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्ट्रेट पहुंचकर उन्होंने जोरदार नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। सिख समाज के लोगों का कहना है कि हाल ही में राहुल गांधी ने अमेरिका के अंदर सिख समाज के लोगों के ऊपर एक बयान दिया है जिसमें उन्होंने कहा है कि सिख समाज को भारत के अंदर जो सिख समाज के लोग हैं उन्हें कृपाण रखने और पगड़ी पहनने में काफी दिक्कत हो रही है। उन्होंने इसका खुल करके विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की और इस दौरान सिख समाज के लोगों ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी का कलेक्ट्रेट परिसर में ही पुतला फूंककर एक ज्ञापन प्रशासन को राष्ट्रपति के नाम सौंपा। साथ ही आज सिख समाज के लोग लगातार कांग्रेस सांसद के खिलाफ जमकर के नारेबाजी कर रहे थे और लगातार उनका विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। बिजनौर से जहीर अहमद, इंडिया वॉइस। सुल्तानपुर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने राहुल गांधी का पुतला दहन किया है और क्यों दहन किया है, वजह क्या है इसके पीछे, बता रहे हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा विदेश में जाकर सिख समाज पर अभद्र टिप्पणी मामले में आज सिख समुदाय आक्रोशित हो गया। आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और सिख समाज द्वारा तिकोनिया पार्क में इकट्ठा होकर राहुल गांधी के खिलाफ नारेबाजी की गई। आपको बता दें, सभी ने जन आक्रोश रैली निकालकर कलेक्ट्रेट परिसर के सामने जाकर राहुल गांधी का पुतला फूंका। आपको बता दें, राहुल गांधी ने टिप्पणी किया था कि भारत में सिख समुदाय को कड़ा और पगड़ी पहनने की आज़ादी नहीं है। आपको बता दें, इससे आक्रोशित होकर सिख समाज के लोगों ने इसका विरोध प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला फूंका। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया। तो वहीं मथुरा में एक मालगाड़ी बेपटरी हो गई जिससे 26 कोच रेलवे ट्रैक पर गिर गए और इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। दिल्ली रेल जो मार्ग है उस रेल मार्ग पर कल देर रात एक मालगाड़ी वृंदावन और आजही स्टेशन के बीच में डिरेल हो गई। मालगाड़ी जब डिरेल हुई है तो उसके 25 डिब्बे एक साथ एक के ऊपर एक चढ़ गए और मालगाड़ी पूरी तरीके से डिरेल हो गई।
तमाम रूट डाइवर्जन हुआ, तमाम अधिकारी मौके पर पहुंचे और लगभग 60,000 यात्री इससे प्रभावित हुए हैं। मथुरा जंक्शन पर इस समय कई ट्रेनें यहाँ पर खड़ी हैं और यहाँ पर यात्री जो है रात से ही इंतजार कर रहे हैं। उज्जैनी एक्सप्रेस, गोल्डन टेम्पल एक्सप्रेस और तमाम यहाँ पर गाड़ियां यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इस रूट पर हर 2 मिनट पे चलने वाली जो गाड़ियां हैं वो आज पूरी तरीके से बंद हैं, सन्नाटा है। कुछ डाइवर्जन जरूर किया गया है, जो प्लेटफॉर्म नंबर 6 और 8 से गाड़ियां कुछ आ जा रही हैं, लेकिन मुंबई से और दिल्ली जाने वाला जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बाधित हो गया है, क्योंकि मालगाड़ी में कोयला भरा हुआ था और मालगाड़ी के पलटने से कोयला जो है पूरी तरीके से फैल गया है। क्योंकि जो कोयला है वो तीनों लाइन पर, अप एंड डाउन वाली लाइन पर पूरी तरीके से फैला हुआ है। उस कोयले को हटाना और 25 डिब्बों को हटाना ये एक बड़ी जो है कठिन काम है, और जिसके लिए तमाम रेलवे के अधिकारी, स्टेशन प्रबंधक और स्टेशन मैनेजर और तमाम DRM वगैरह यहाँ पर मौके पर पहुंचे हुए हैं। आए दिन रेलों का डिरेल हो जाना एक अलग ही एक संदेश देता हुआ नजर आ रहा है। इंडिया वॉइस के लिए मैं मोहम्मद फारूक, मथुरा। खबरों में आगे बढ़ेंगे। आरा मंडल कारा में जिलाधिकारी SP के नेतृत्व में छापेमारी की गई है, और क्यों छापेमारी की गई है बता रही हैं हमारी सहयोगी नेहा गुप्ता। कारा मंडल में आज सुबह DM SP के नेतृत्व में छापेमारी की गई। बता दें इस मौके पर SDPO, PRO और ASP सहित भारी संख्या में महिला पुरुष पुलिस बल तैनात रहे। बता दें कि अंदर सभी वार्डों में DM SP के नेतृत्व में छापेमारी की गई। अभी आपत्तिजनक उस तरह से सामान की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन यह रूटीन चेकअप के तहत ही बताया गया। DM द्वारा बताया गया कि जो बड़ी घटनाएं होती है कई बार उसका सुराग जेल से ही होता है। इसे लेकर समय समय पर DM और SP द्वारा विभिन्न जेलों का निरीक्षण किया जाता है या छापेमारी की जाती है। इससे पूर्व में भी बताया दें कि जब छापेमारी हुई थी तो 33 से अधिक मोबाइल की बरामदगी हुई थी, लेकिन अभी फिलहाल जो अभी छापेमारी हुई है उसमें कोई आपत्तिजनक विशेष सामान की बरामदगी नहीं हुई है, लेकिन समय समय पर इस तरह की रूटीन छापेमारी चलती रहेगी। बता दें कि अभी जो जिले में नए DM आए हैं तनय सुल्तानिया और SP मिस्टर राज, दोनों के नेतृत्व में छापेमारी की गई है और इस मौके पर ASP, DSP, PRO सहित भारी संख्या में पुलिस बल और SDM सभी मौजूद रहे। अब बता दें कि छापेमारी में और भी अगर सामान की कुछ बरामदगी होगी तो अधिकारी द्वारा जानकारी दी जाएगी। मैं नेहा गुप्ता, भोजपुर, इंडिया वॉइस। तो वहीं कानपुर देहात SDM ने बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और खुद के कार्यालय को टापू में तब्दील कर दिया है। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी संवाददाता गौरव शुक्ला। अंधेरा, यह चंद लाइनें कानपुर देहात के उप जिलाधिकारी कार्यालय परिसर से आई तस्वीरों को देखकर एकदम सटीक बैठती हैं। दरअसल कानपुर देहात के अकबरपुर उप जिलाधिकारी परिसर पूरी तरह से जलमग्न हो चुका है। तस्वीरें समंदर से कम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अधिकारी, कर्मचारी, अधिवक्ता और तमाम फरियादियों का आना जाना रहता है। ऐसी सूरत में जब यहाँ जल भराव होता है तो यहाँ आने जाने वाले लोगों को कड़ी मशक्कत का सामना करना पड़ता है। फरियादियों की अगर माने तो वह अग्नि परीक्षा को देते हुए कार्यालय तक पहुंचते हैं। अग्नि परीक्षा इसलिए क्योंकि बिना नाव के ही वह इस समंदर जैसे पानी को पार कर कार्यालय में प्रवेश करते हैं और अधिकारियों से मिलने के बाद अपनी समस्या बताते हैं, जिससे उनका समाधान हो सके। तो वहीं अधिवक्ता भी परेशान नजर आ रहे हैं। उनका अगर कहना यह है कि यहाँ पर आए हुए तमाम वो फरियादी जो अधिवक्ताओं के माध्यम से समाधान पाना चाहते हैं तो वो जल भराव के चलते उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। लोगों ने इस कड़ी समस्या को कैमरे पर भी बताया है। आपको बता दें कि अकबरपुर तहसील का ये परिसर लगातार जलमग्न है और इससे लोग भी परेशान हैं, कर्मचारी भी। तो वहीं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सख्ती कर दी है, और क्यों सख्ती की है, वजह क्या है, बता रहे हमारे सहयोगी अभय कैंतुरा। पुष्कर सिंह धामी की दिखाई गई सख्ती अब असर कर गई है। प्रशासन की तरफ से लगातार जो ढुलमुल रवैया अपनाया जा रहा था अब उस पर लगाम लग हो चुकी है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश के बाद प्रदेश भर में जो मानसून सीजन के दौरान जो सड़कें अवरुद्ध हो चुकी थी, तो यातायात बाधित हो रहा था, उस पर आसन रास्तों की जरूरत शुरू हो गया, यानी बंद सड़कें खुलनी शुरू हो गई। 4 दिन के भीतर 300 से ज्यादा सड़कें खुलने का काम प्रशासन विभाग की तरफ से किया गया है। कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जिस प्रकार से जिलाधिकारियों को त्वरित गति से काम करने के निर्देश दिए थे, उस पर आपदा प्रबंधन। तो वहीं बलिया में घाघरा नदी ने पूरी तरीके से तबाही मचाकर रख दी है। वहां के हालत के बारे में विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी कौड़ेश पांडे। गंगा और घाघरा दोनों उफान पे हैं, दोनों नदियां खतरे के बिंदु से ऊपर बह रही हैं। मैं आपको बता दूं कि दोनों नदियां तबाही मचा के रखी हुई है। जहां के जल स्तर बढ़ने से गांव में पानी घुस चुका है, किसान परेशान है, लोग परेशान है। मैं आपको बता दूं कि वहीं बैरिया तहसील क्षेत्र अंतर्गत चांदपुर दियर चौकी के पास में घाघरा के दबाव से बाढ़ के पानी इतना बढ़ गया है कि उसके दबाव से जो NH 31 है वो लगभग 40 से 45 मीटर दूरी तक जो है वो क्षतिग्रस्त हो गया, टूट गया, कट के बह भी गया। मतलब पूरी तरह से वहां पे आवागमन बाधित हो चुकी है। वो मैं आपको रुक करेंगे अगली खबर की ओर। अगली खबर बुलंदशहर से है, जहां अत्यधिक बारिश के कारण एक ही गांव में 2 मकान धराशायी हो गए। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में हो रही लगातार बारिश से अब बारिश आफत बन चुकी है। आपको बता दूं कि बुलंदशहर में अलग अलग तहसील क्षेत्र में आधा दर्जन से अधिक मकान गिर गए हैं। बीती रात अहमदगढ़, नरोरा और आहार क्षेत्र में जो मकान हैं वो गिर गए हैं। करीब आधा दर्जन से लोग इसमें घायल हुए हैं, जिनको इलाज कराया जा रहा है। वहीं इस मामले में SP देहात ने जानकारी देते हुए बताया कि अहमदगढ़ थाना क्षेत्र में बीती रात मकान गिरा, जिसमें 3 लोग दब गए थे। उनको सकुशल निकालकर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं दूसरी घटना नरोरा क्षेत्र में हुई है, जहां दंपत्ति दब गए थे, उनको भी अस्पताल में। तो वहीं इटावा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, जिसमें थाना प्रभारी घायल हो गए। इस खबर पर विस्तार पूर्वक जानकारी दे रही है हमारी सहयोगी वंदना यादव। पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़, जिसमें बदमाश के दाहिने पैर में लगी गोली तो वहीं बैतपुरा थाना प्रभारी के दाहिने हाथ में लगी गोली। आपको बता दें कि बैतपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत छिमारा तिराहे पर पुलिस चेकिंग अभियान चल रहा था। इसी दौरान जसवंत नगर से आते हुए 2 संदिग्ध लोग दिखाई दिए। इस पर पुलिस टीम ने जब दोनों को रोकने का इशारा किया तो दोनों ने भागने का प्रयास किया और पुलिस से घिरता देख दोनों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। जब फायरिंग की तो उसमें बैतपुरा थाना प्रभारी के दाहिने हाथ में गोली लगी, जिस पर अगली खबर संभल से है, जहां माता के मंदिर में पुजारी को शराब पीने का विरोध करने पर महंगा पड़ गया। और पूरा मामला क्या है, विस्तार पूर्वक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी सतीश। पुजारी के लिए शराबियों से मना करने पर पुजारी को बेरहमी से पीटा गया है। हम आपको बताते चलें कि पूरा मामला जनपद संभल के थाना बनेठेर गांव का है, जहां पर एक पुजारी गांव में माता के मंदिर पर पूजा अर्चना करके सेवा करता है। यहाँ पर काफी लोग आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। वहाँ पर कुछ शराबी तब के लोग भी बैठते हैं और मंदिर में जाकर शराब पीते हैं। इसी को लेकर के पुजारी ने इसका विरोध किया तो पुजारी के लिए 3 लोगों ने बेरहमी से पीटा और पीटने के बावजूद इतना बदमरा कर दिया कि उसे काफी चोटें आई हैं। मौके पर पुलिस पहुंची और जांच में जुट गई है। पुजारी की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा किया गया है, जिसमें एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। पुजारी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। पुजारी का कहना है कि मैं सेवा करता हूं, मैंने विरोध किया तो मुझे बेरहमी से पीटा गया और कहा अगर तूने पुलिस को बताया तो तुझे हम जान से मार देंगे। उसने ये भी कहा कि मुझे कहीं ले आना चाहते थे और कहीं मेरा टेटिया या गर्दन काटना चाहते थे। इसी को लेकर के मैंने अपनी जान बचाई। एक आदमी गाँव का आया, उसने मेरी जान बचाई गई है। पुलिस का कहना है कि दोनों आरोपियों को जल्दी गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा। अब देखना होगा इसमें क्या कार्रवाई की जाती है। कैमरामैन प्रसन्न के साथ मैं सतीश सिंह, इंडिया वॉइस न्यूज संभल। तो रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।